दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों को देखिए कन्फ्यूजन है कि सर हम दीनदयाल फ्लोर्स लें, दीनदयाल फ्लोर्स में जाएं, प्लॉट्स में जाएं, या फिर हम अफोर्डेबल फ्लैट्स लें, क्या लें क्या ना लें। मतलब काफ़ी लोगों को दुविधा रहती है। तो काफ़ी लोगों के डाउट्स थे, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया, इवन दो एक दो सर्वे भी रन किए, तो उसमें भी लोगों ने बोला कि इसके ऊपर क्लैरिटी दीजिए, हमें क्लैरिटी चाहिए कि भाई दीनदयाल फ्लोर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या हमें अफोर्डेबल फ्लैट ले लेने चाहिए। तो देखिए मैं जैसे पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बोल चुका हूँ, देखिए दोनों अलग सेगमेंट हैं, दोनों की थोड़ी कैटेगरी अलग है। ऑल्दो साइजेस की हम बात करी जाए तो दीनदयाल का फ्लैट है, जो फ्लोर है, जो 2 BHK का साइज़ है, वो ऑलमोस्ट आपका अफोर्डेबल फ्लैट जो होता है 2 BHK या 2 प्लस स्टडी 3 BHK कह लीजिए, उसकी इक्वलेंट ही है। मतलब अगर हम फ्लैट के साइज़ की बात करी जाए, रूम्स के साइज़ की बात करी जाए, बालकनी, वो ऑलमोस्ट सेम है। बस एक उसमें आपको दीनदयाल में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है कि आपको उसके साथ बेसमेंट मिल जाती है, या किसी के साथ रूफ राइट मिल जाता है किसी फ्लैट के साथ। बट कॉस्ट भी अगर हम फिर देखें तो दीनदयाल के जो फ्लैट्स की या फ्लोर्स की जो कॉस्ट आ रही है वो आपके अफोर्डेबल फ्लैट से ऑलमोस्ट डबल है। मतलब डबल, हाँ, मतलब डबल से भी आप ऊपर कह सकते हैं। तो ये 2.5 गुना करीबन उसकी कॉस्ट है। अगर मान लीजिए एक अफोर्डेबल फ्लैट आपको विद पार्किंग, GST और पोजीशन चार्जेस 30-31 लाख का पड़ जाता है एट दी एंड, और हमें 2 प्लस स्टडी की बात कर रहा हूँ या 3 BHK की बात कर रहा हूँ, तो अगर 2 प्लस स्टडी अगर हम लेते हैं अफोर्डेबल, ये क्या कहते हैं, आपका दीनदयाल में लेते हैं, तो वही लगभग 70 से 75 तक पहुँच जाता है उसका भी। और बाकी वो इंटीरियर के ऊपर है, वो आप जैसा कैसा इंटीरियर करा रहे हैं, तो वो तो और खर्चा, मतलब वो तो दोनों में ही होना है। जैसे देखिए अफोर्डेबल में भी होगा और वो दीनदयाल में के फ्लोर में भी होगा। अब एक आ रही है चीज़ 30-31 की, एक चीज़ आ रही है आपकी लगभग मैं कहूँगा उससे डबल से भी ज़्यादा की, मतलब 70-75 की। तो दोनों की क्लास ही अलग हो गई। अब इसके अंदर देखिए थोड़े थोड़े जो डिफरेंसेस क्या मिलते हैं हमें, दीनदयाल के अंदर क्या एडवांटेजेस मिलती हैं जो इसे अफोर्डेबल से थोड़ा अलग बनाती हैं, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दीनदयाल में क्या होता है, बेसिकली लो राइज फ्लोर हैं और ग्राउंड, मतलब आपको स्टेल्ट में पार्किंग मिल जाएगी और 4 फ्लोर होंगे, ऊपर कंस्ट्रक्ट हुए होंगे। उसमें किसी को रूफ राइट दिया जाता है, कहीं पे कॉमन रूफ राइट होता है, और बेसमेंट भी आजकल ये कॉन्सेप्ट बना दिया बिल्डर ने कि बेसमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कि इसमें बेसमेंट भी लेके आ रहे हैं कि बेसमेंट का भी। क्योंकि देखिए प्राइस जो है ना, मतलब एक कहीं हद तक जो इसका प्राइस है वो काफ़ी है, काफ़ी हो गया है, हाई हो चुका है मेरे हिसाब से। तो उसको जस्टिफाइड कहीं ना कहीं करने के लिए वो आपको एक बेसमेंट का ऑप्शन दिया गया है। वैसे उसको ऑफिस की तरह प्रेजेंट किया जाता है, ऑल्दो वो ऑफिस की तरह यूज़ होगा नहीं, प्रैक्टिकली यूज़ नहीं हो सकता बेसमेंट में। क्योंकि एक जनरल सी बात है कि अगर आप ऑफिस स्पेस हो या तो उसके साथ में मोस्टली क्या है कि जो भी आपको दिखे नीचे ग्राउंड, ये बेसमेंट में जो स्पेस दिया जाए वहाँ पे वॉशरूम वगैरह नहीं है, अटैच वॉशरूम नहीं है। तो एक ऑफिस में जबकि ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, अब 150 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस दे रहे, तो उसमें क्या क्या बना के देगा बिल्डर, ये भी प्रॉब्लम है। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं, एक ये चीज़ एडवांटेज मिल जाती है, चलिए जो भी है एडवांटेज कह लीजिए, जो भी आप इसे कह लीजिए, एक ये एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिलती है, अभी बेसमेंट मिल जाती है या रूफ राइट मिल जाता है, ठीक है। अब उसके ऊपर बात करते हैं कि आगे आपको जो थोड़ा क्लब हाउस अफोर्डेबल में, जो पहले क्या होता था कि पहले के जो अफोर्डेबल थे उसमें क्लब हाउस नहीं होता था, कम्युनिटी सेंटर और कच का एरिया होता था। बट अभी जो नए अफोर्डेबल आ रहे हैं तो उसमें कुछ में क्लब हाउस आ रहा है और प्ले एरिया आ रहा है, चिल्ड्रन प्ले एरिया आ रहा है। तो इसी तरह का यही ओपन एरिया, ग्रीन एरिया इसमें मिलता है आपको, जो कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से उससे तो ज़्यादा ही होगा आपका अफोर्डेबल से। इनफैक्ट क्योंकि देखिए कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा तो होना ही चाहिए, तो वो ज़्यादा ही होना चाहिए। अब क्लब हाउस बड़ा होगा, फिर पार्क बड़ा होगा, तो थोड़ी बहुत देखिए चेंजेस हैं। अब इतना प्राइस में डिफरेंस रखेंगे तो अगर चेंजेस नहीं लाएंगे तो कोई बेवकूफ़ तो है नहीं वहाँ जाके इन्वेस्ट कर देगा। और अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, जैसे कि जनरली एक जो मुझे थोड़ा सा जो एक प्लस पॉइंट लगता है कि इसमें पावर बैकअप जो है मोस्ट प्रोबेबली जो
दीनदयाल फ्लोर्स हैं, इसमें पावर बैकअप आपको कॉमन एरिया के साथ साथ आपके फ्लैट में भी मिलेगा, जो कि आपको अफोर्डेबल में देखने को नहीं मिलता। ऑल्दो अगर अफोर्डेबल में आप लोग कहीं RW या जब भी आपकी फॉर्म हो जाती है तो वो आपके ऊपर है कि हाँ वो उसकी क्या कॉस्टिंग आती है, क्या करके आप वो पावर बैकअप अरेंज कर सकते हैं, तो वो सब बात की बात है वर्किंग, बट बिल्डर आपको प्रोवाइड नहीं करता। तो इसमें ये चीज़ें आपको शायद प्रोवाइड की जा रही हैं, पावर बैकअप भी दिया जा रहा है। और बाकी सिक्योरिटी सेफ्टी तो ऑलमोस्ट सेम सा ही है। अब देखते हैं इसमें बोला तो अफोर्डेबल में भी जाता था कि आपको CCTV कैमरा, ये वो सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ मिलेगा, बट देखा गया है मोस्टली अफोर्डेबल में सिक्योरिटी भी इतना कुछ अप टू डेट नहीं है। अब देखते हैं दीनदयाल के प्रोजेक्ट जब डिलीवर होंगे तो उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि देखिए एजेंसीज तो वही रखेंगे, अब बिल्डर तो वही हैं दीनदयाल में जो अफोर्डेबल बना रहे हैं, तो वो क्या चेंजेस लेके आते हैं मोस्टली, क्या नहीं लेके आते, वो तो समय ही बताएगा। और देखिए जो एंड प्रोडक्ट है अभी दीनदयाल का निकला नहीं है, तो मैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपैरिजन तो कर नहीं सकता। मैं जो चीज़ें इनके अंदर एक जो चीज़ें फालतू हैं, जो चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, मैं उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए ये 2-3 पॉइंट मैंने आपको जैसे बताए कि क्लब हाउस ओपन एरिया थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और आपका क्या नाम है ये बेसमेंट वाला एरिया ज़्यादा हो गया, या रूफ रेट वाला एक एक्स्ट्रा फीचर हो गया। फिर उसके बाद देन आपका ये पावर बैकअप का, बाकी इसको अगर हम छोड़ दी जाएँ तो बाकी कुछ ऐसा सच मतलब अफोर्डेबल में नहीं बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। अफोर्डेबल बस हाई राइज हैं, ये लो राइज है। अब मोस्टली लोग जो है आजकल के टाइम में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि अगर लोग फ्लैट में रहना चाहते हैं तो मोस्टली लोग हाई राइज प्रेफर कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी सिस्टमिक जोन में रह रहे हो, दिल्ली NCR किसी भी सिस्टमिक जोन में हो, बट लोगों का इंटरेस्ट मोरओवर हाई राइज में है रादर देन ये आपका लो राइज फ्लोर्स में। तो ये चलता है मतलब कॉन्सेप्ट। बाकी ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट लोग दीनदयाल में नहीं कर रहे, दीनदयाल में भी इन्वेस्ट पैसा कर रहे हैं, और अफोर्डेबल में भी कर ही रहे हैं। अब अफोर्डेबल जो फ्लैट है ना, बट अब देखिए अफोर्डेबल फ्लैट और दीनदयाल में बहुत कह रहे हैं ना कि प्राइस का इतना डिफरेंस है, तो उस वजह से क्या होता है अफोर्डेबल आता है और बिक जाता है। मतलब कितनी मतलब हल्की से हल्की लोकेशन पे भी होता है तो अफोर्डेबल रुकता नहीं, क्योंकि उसका एक प्राइस रेंज वैसा प्राइस ब्रैकेट में आ रहा है। ऑल्दो अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ प्राइस बढ़ रहे हैं अफोर्डेबल के भी, बट वो फिर भी जिस प्राइस रेंज में आता है तो उसमें वो चीज़ें बिक जाती हैं, ईजिली बिक जाती हैं। उसका बायर बहुत है, इन्वेस्टर भी बहुत लेता है अफोर्डेबल में, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स देखे गए हैं अच्छे मिलते हैं। लोगों का 25 लाख का फ्लैट आपके 40 लाख 38 लाख 40 लाख तक भी सेल हुआ है, और रेंटल भी अच्छे देखे गए हैं अफोर्डेबल में। अब अगर मतलब उसकी जो बेस कॉस्ट देखें तो उस हिसाब से मैं जो रेंटल कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मतलब मैंने ये देखा है कि 10-12 हज़ार नॉर्मली रेंटल है। अगर रॉ फ्लैट का पकड़ के चलते हैं 2 BHK तो 10,000 एक ऑन एन एवरेज पकड़ सकते हैं हम, और 12,000 सेमी फर्निश का पकड़ सकते हैं 2 BHK का। तो अगर इसके हिसाब से मेरा जो कैलकुलेशन किया था, जो मेरा फार्मूला कैलकुलेट करके मैंने बताया था कि कितने कि इतना रेंटल हो तो इतने तक की प्रॉपर्टी ठीक है। अगर वो मतलब एनुअल रेंटल डिवाइडेड बाय 3% करेंगे तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी। तो उस हिसाब से देखें तो अफोर्डेबल बहुत अच्छी डील मिलती है हमें, इनफैक्ट काफ़ी सस्ता मिल जाता है। और अब जो देखिए अफोर्डेबल में जो इनिशियल अफोर्डेबल्स में कमी थी, जैसे कार पार्किंग का जो इशू था, जो हाँ ये बहुत मेजर पॉइंट मैं मिस कर गया, क्योंकि अब तो कार पार्किंग आई। वो इनिशियल वालों में इशू था, जब कार पार्किंग नहीं आती थी अफोर्डेबल में, तो वो इनिशियली इशूज़ था ज़्यादा। तो अभी जो नए आ रहे हैं अफोर्डेबल फ्लैट्स, तो इसमें तो मोस्टली कार पार्किंग, हाँ ठीक है 100% इसमें भी नहीं है, बट 70 to 80% कार पार्किंग हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से एक प्रोजेक्ट के लिए इतनी सफिशेंट है कार पार्किंग। 100% कार पार्किंग होना ऐसे तो प्लस पॉइंट ही है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि देखिए 100% कार पार्किंग सबको मिल रही है फ्लैट ओनर्स को, बट फिर भी 70-80% भी सफिशेंट है। अब जिसके लिए देखिए बिल्डर आपसे अफोर्डेबल में भी जो देखिए गवर्नमेंट जो रेट डिसाइड करा है उससे ऑब्वियसली ज़्यादा लेगा, क्योंकि देखिए जहाँ पे डिमांड जिस चीज़ की ज़्यादा होती है और अगर सप्लाई कम हो थोड़ी बहुत, तो वहाँ पे आपको चीज़ें महंगी मिलेगी। तो ऑल्दो दीनदयाल में कौन सा नहीं ले रहे हैं आपसे, कार पार्किंग सब कुछ चार्ज किया जा रहा है, अलग से चार्ज किया जा रहा है, और अच्छा खासा अमाउंट चार्ज किया जा रहा है। तो अब ओवरऑल हम इन सब चीज़ों को देखें, कंपेयर करें, सब कुछ चीज़ों को रखें, प्राइस को रखें और इसे कंपैरिजन करते हैं, तो दीनदयाल ऑब्वियसली महंगे हैं,
दीनदयाल क्योंकि देखिए उन्होंने क्या किया है, बिल्डर अब जस्टिफाई करने के लिए, कॉस्ट को जस्टिफाई करने के लिए दीनदयाल की वो बेसमेंट काउंट करा देते हैं, आपको छत गिना देते हैं। तो बट यार ये एक फ्लैट का हिस्सा होती हैं ये चीज़ें। अब मतलब ठीक है आपने बेसमेंट बना दी, मेरे ख्याल से तो मोरलेस वो एक स्टोर की तरह यूज़ होगी रादर देन ऑफिस। तो वहाँ पे मतलब अगर स्टोर के लिए आप इनफैक्ट फ्लैट जैसा चार्जेस दे रहे हैं तो वो भी मुझे थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं लगता। मतलब एक मिनिमम चार्जेस होने चाहिए थे कि अब बेसमेंट अगर आप ले रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर चार्जेस होना चाहिए था कि बेसमेंट का इतना ही चार्ज है। तो मतलब एक जस्टिफाइड अमाउंट अगर इस चीज़ का आता तो अफोर्डेबल, ये जो दीनदयाल भी बहुत अच्छी स्कीम निकल के आती। बट समहाउ बिल्डर्स ने नहीं इस चीज़ को कंसिडर करा। उन्होंने सोचा कि मार्केट में फ़्लो है, मार्केट में चीज़ें फ़्लो हो रही हैं और चल रही हैं, तो उन्होंने एक प्राइस रेंज निकाल दिया। ऑल्दो अभी धीरे धीरे बिक रहा है प्रोजेक्ट, और जैसे कि अफोर्डेबल आया और आपका 15-20 दिन में सारी एप्लीकेशन हो जाती हैं, अब वैसा कुछ नहीं होने वाला, इनमें बहुत समय लगेगा, धीरे धीरे यूनिट्स बिकते रहेंगे। अभी देखिए सिग्नेचर का 37D आया था, आज भी उसमें यूनिट ले सकते हैं, आज भी पड़ी हुई हैं यूनिट बिल्डर्स के पास। ऑल्दो हो सकता है अब छटी वुटी मतलब थोड़ी सी बेकार यूनिट्स पड़ी हों, बट मिल जाएंगी यूनिट, आज की डेट में भी मिल जाएंगी 37D में। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को देखिए समय लगता है बेचने में, और अगर समय यहाँ पे लगा बेचने में तो कंस्ट्रक्शन जो 2 साल का बिल्डर इसमें बोल रहे हैं, तो मुझे पता नहीं कि वो 2 साल में देखिए डिलीवर होगा नहीं होगा। क्योंकि अगर चीज़ें बिक ही नहीं रही तो बिल्डर कंस्ट्रक्ट करेगा या कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, 100% कंस्ट्रक्शन करेगा या। और इसका देखिए ये भी फेजेस में आता है। दीनदयाल आपको जैसे पता है कि 2 फेजेस में बनेगा, एक 50% सेल होने के बाद दूसरा 50% बनाएगा बिल्डर या सेल करेगा। अब उस दोनों साथ साथ में बनते हैं तो अच्छी बात है। अगर सेकेंड फेज़ बाद में बनता है तो ऑब्वियसली जो इश्यूज़ जो रहते हैं, थोड़ा सा सिक्योरिटी सेफ्टी के इश्यूज़ रहेंगे, क्योंकि आपकी साइड पे बिल्डर क्या कहते हैं आपका लेबर वगैरह आएगी। अब जैसे कुछ देखा गया हमने अभी कुछ हाल फिलहाल अफोर्डेबल में भी देखा है कि कुछ सेकेंड फेजेस आ गए अफोर्डेबल के, तो वहाँ पे रेजिडेंट्स को इशू आ रहा है, मतलब जो दूसरी फेज़ की कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उससे इश्यूज़ आ रहा है। अभी रिसेंटली एक ज़ारा का केस सुना था जहाँ तो रेजिडेंट ने कंस्ट्रक्शन ही रुकवा दी। तो ये सारे मतलब इश्यूज़ हैं, दीनदयाल पॉलिसी में भी इश्यूज़ हैं। दीनदयाल पॉलिसी में चीज़ें महंगी हैं और अफोर्डेबल में सस्ती हैं। तो देखिए मतलब सब आपको कैलकुलेशन देखिए, वैसे तो ऑल दो सब जानते ही हैं, जो जिनका भी रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, खासकर गुड़गांव के रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, उनको ये सारे लॉजिक्स तो पता ही हैं। उनमें कुछ मैं ऐसी कोई नई बात तो बता नहीं रहा हूँ। हाँ बाकी ये है, कहने का मतलब ये है कि देखिए अब फाइनल जैसे वर्डिक्ट पे हम आते हैं, फाइनल बातें करते हैं कि भाई मुझे दीनदयाल फ्लोर्स लेने चाहिए या मुझे अफोर्डेबल के साथ जाना चाहिए। तो देखिए अब कंपैरिजन कर लीजिए, प्राइस का कंपैरिजन कर लीजिए, वही जगह पे दीनदयाल है तो उसका प्राइस इतना है, और वही जगह पे अफोर्डेबल है तो उसका प्राइस इतना है। अब अफोर्डेबल तो अप्रिशिएट होने के चांसेस हैं सर, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे वो मार्जिन बचा हुआ है, जो डिफरेंस है दीनदयाल और उसके बीच में इतना, तो वो जो मार्जिन है वो कवर अप कर लेगा अफोर्डेबल जो एट द टाइम ऑफ पोजीशन। बट दीनदयाल 1 करोड़ के ऊपर जाएगा, जैसे 80 लाख का फ्लैट, 75 लाख का फ्लैट 90 लाख 1 करोड़ जाएगा या 1 करोड़ से ऊपर जाएगा, ये क्वाइट पॉसिबल नहीं लग रहा। मतलब शॉर्ट टाइम में तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि अभी देखिए दीनदयाल आ रहे हैं और अभी दीनदयाल और आते रहेंगे, क्योंकि सारे बिल्डर्स ऑलमोस्ट अफोर्डेबल छोड़ के दीनदयाल में ही जाना चाहते हैं। ऑल्दो कुछ बना रहे हैं, अब नए बिल्डर्स आ रहे हैं, नए बिल्डर पे लोग, अब नए बिल्डर में ट्रस्ट का इशू है, तो अब वही है कि उनको लग रहा है कि हम नहीं बनाएंगे तो अल्टीमेटली हमें बुकिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, और प्रोडक्ट चाहे 6 महीने में बिक जाए चाहे साल में बिक जाए, बट हमें अल्टीमेटली हमारा पैसा बढ़ के तो मिलेगा। तो यही सब बिल्डर के माइंड में चल रहा है, और इसी तरह के प्रोजेक्ट अब आपको आने वाले समय में दिखेंगे। तो जो भी देखिए अब अफोर्डेबल रह गए हैं, गिनती के अच्छे बिल्डर्स के अगर अफोर्डेबल रह गए हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब नए बिल्डर्स आएंगे मे बी, और नए बिल्डर्स आते रहे हैं अफोर्डेबल में, बट थोड़ा बहुत देखिए रिस्क उनमें रहता है नए बिल्डर्स के साथ जाने में, क्योंकि उनका बैकग्राउंड कुछ पता नहीं कि क्या करेंगे कैसा करेंगे काम।
और उनको थोड़ा सा मार्केट भी अभी समझ नहीं होती, कैसे चलाना है, कैसे प्रोडक्ट को सेल करना है। तो मतलब काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, मतलब कंस्ट्रक्शंस को कुछ नहीं पता हमें नए बिल्डर के साथ, तो हम पुराने के साथ थोड़ा सा ये ट्रस्ट में जा सकते हैं। तो अभी जैसे कोई पुराने प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पुराने बिल्डर्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, चाहे वो एमआरजी हो गया, चाहे वो जीएलएस हो गया, चाहे इवन दो सिग्नेचर हो गया, तो इनके साथ आप अफोर्डेबल में जा सकते हैं। नए बिल्डर के साथ तो ऑब्वियसली रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। और बाकी रह गई अब दीनदयाल में तो देखिए ये जो ऑलरेडी अफोर्डेबल बना चुके हैं, ये सारे मूवी हो रहे हैं, और बाकी कुछ बड़े बड़े नाम भी आए हैं जो कि दीनदयाल में आएंगे। अब देखते हैं कैसे आता है और कब आता है कौन सा प्रोजेक्ट। ऑल दो प्लॉटिंग के भी काफ़ी ऑप्शन चल रहे हैं, बट रेट्स इतने हो चुके हैं हाई कि चाहे आप प्लॉट ले लीजिए दीनदयाल का, चाहे आप फ्लैट ले लीजिए, शॉर्ट टर्म में चीज़ें नहीं बढ़ने वाली। और अगर हम वैसे कंपैरिजन करते हैं, दोनों में रिहाइश का कंपैरिजन करते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा दीनदयाल एडवांटेज रखता है अफोर्डेबल से। थोड़ा महंगा है तो ऑब्वियसली थोड़ी जेंट्री भी चेंज होगी वहाँ पे, क्योंकि अफोर्डेबल में 30 लाख का जो बंदा है वो इन्वेस्टर ज़्यादा, मतलब देखिए जिसके पास पैसा ज़्यादा है और अगर वो अफोर्डेबल ले रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है, बट जो एंड यूज़ के लिए ले रहा है अफोर्डेबल, तो उसकी एक सैलरी क्लास एक लिमिटेड होगी। तो एक वो जेनेटरी डिफरेंस तो आपको दिखेगा इन दोनों जगह पे। और ये चीज़ें तो आपको देखिए मिलेंगी। मतलब अब कोई चीज़ मान लीजिए कोई जैसे अब हम बात करते हैं बिज़नेस क्लास होती है, हम इसकी बात कर लीजिए, जैसे हम जा रहे हैं फ़्लाइट से कहीं जा रहे हैं, अब बिज़नेस क्लास में जो ट्रैवल कर रहा है, इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहा है, तो फ़र्क तो होता ही है देखिए। तो वो थोड़ा लोगों की मेंटेलिटी में थोड़ा फ़र्क होता है। तो देखिए एंड यूज़ प्रोडक्ट, अगर किसी का बजट है एंड यूज़ के प्रोडक्ट लेना है, एंड यूज़ के पर्पज़ से लेना है, बजट भी है, तो वो दीनदयाल को कंसिडर कर सकते हैं। उसको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह कंसिडर मत कीजिए, और ख़ासकर शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल मत कीजिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, आपका एंड यूज़ का इतना मतलब नहीं है, तो आप अफोर्डेबल देख सकते हैं। अफोर्डेबल में मतलब एंड यूज़ ठीक है, एंड यूज़ वाला भी रहता ही है यार, अब जिसका बजट कम है तो रहेगा, बट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अफोर्डेबल एक अच्छा विकल्प है। ये अच्छा रिटर्न देगा आपको शॉर्ट टर्म में ही, मतलब 5 साल में ऑलमोस्ट। अब तो जो भी अफोर्डेबल है मेरे ख्याल से डबल नहीं 1.5 गुना हो जाएगा या डबल हो जाएगा, मतलब इस तरह से प्राइस रेंज, मतलब वही 25 लाख का 35-40 लाख भी हो सकता है, 45 लाख भी हो सकता है, क्योंकि रेट तो देखिए 1-1.5 लाख तो वैसे ही बढ़ जाएगा। फिर पार्किंग के प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि पार्किंग भी मोस्टली लोग लेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो अफोर्डेबल भी आने वाले समय में सस्ते नहीं रहेंगे जब रीसेल में अगर कोई लेने जाता है। अगर देखिए आज कोई चीज़ रेडी टू मूव अगर आपको अच्छी मिल रही है अफोर्डेबल में और ठीक ठाक प्रीमियम पे मिलती है, तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे रेट बढ़ेंगे आगे और चीज़ें कम हो जाएंगी, नए बिल्डर्स आएंगे, तो उस पर क्या ट्रस्ट फैक्टर है, 5-6 साल होल्ड कर सकते हैं, नए बिल्डर के साथ जा सकते हैं, नहीं जा सकते, पता चले आपका पैसा ही डूब जाए, ये रिस्क रहता है मतलब नए बिल्डर के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब तो कहने का मतलब यही है कि देखिए अगर एंड यूज़ के लिए चीज़ अपने लिए देख रहे हैं और रादर फॉर इन्वेस्टमेंट, तो आप दीनदयाल को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आप इनको क्या कहते हैं, अपना अफोर्डेबल को कंसिडर कर सकते हैं। बट अफोर्डेबल में भी आप जाइए तो ट्रस्टेबल बिल्डर के साथ जाइए, थोड़ा जिन्होंने काम ऑलरेडी मार्केट में कर चुका है जो बिल्डर, उसके साथ जाइए। नए बिल्डर के साथ जा सकते हैं, वो देखिए अपना रिस्क की बात है कि कौन कितना रिस्क ले सकता है। हो सकता है कि नए बिल्डर का बहुत अच्छी लोकेशन पे आ जाए, तो वो सारा अपने लक और रिस्क के ऊपर डिपेंड है। अब तो वो आप देखिए कैसा आप रिस्क उठा सकते हैं नए बिल्डर के साथ या नहीं उठा सकते। तो बस यही था सारांश में कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती थी कि भाई दीनदयाल लेना चाहिए बेहतर या आपको अफोर्डेबल लेना चाहिए।
तो देखिए, एंड फिर वही मैं लास्ट में एक फिर फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट बोल रहा हूँ, एंड यूज़ पर्पस और थोड़ी सी बेटर एमिनिटीज़ फ्रॉम आपका अफोर्डेबल, आप दीनदयाल फ्लोर्स के साथ जा सकते हैं, नो डाउट। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर रहे हैं अपना प्रॉपर्टी लेने की गुड़गांव जैसी जगह पे, तो आप अफोर्डेबल के साथ जाइए। और हाँ, कोई अगर कहता है कि मेरा बजट ही नहीं है दीनदयाल के साथ, तो उसके पास तो देखिए ऑप्शन ही नहीं बचता कि दीनदयाल के में जाना है, तो वो अफोर्डेबल के साथ जा सकता है। एंड यूज़ के लिए भी इतना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी एंड यूज़ प्रोडक्ट नहीं है अफोर्डेबल, ऐसा कुछ नहीं है। लोग रहते हैं, अच्छे से अच्छे लोग रहते हैं, बट थोड़ा सा मिक्स रहेगी उसमें, जेनेटरी मिक्स रहती है। और यहाँ थोड़ा सा जेनेटरी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा लो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो हायर रेंटल पे करता है, हायर अमाउंट पे कर रहा है, तो उसकी थिंकिंग और थोड़ा सा कम रेंटल और उसकी जो पे कर रहा है या कम वैल्यू पे करके आ रहा है, तो उनका थोड़ा सा रहन सहन अलग ही हो जाता है। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, बस यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। होप सो आपको समझ आई होगी, और आपके जो भी डाउट होंगे दीनदयाल फ्लोर वर्सेस अफोर्डेबल को लेके मैंने क्लियर करे हों। अब बाकी अगर कोई भी आपको देखिए कोई भी डाउट या क्वेरी रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे वीडियो पे सुझाव भी दे सकते हैं कि आपको वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी। और अगर देखिए आपको वीडियो वाकई में अगर अच्छा लगा, आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। और जो मेरे चैनल पे नए लोग जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। और अब जल्द मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।